नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बांग्लादेश के बाद में नेपाल और नेपाल के बाद अब और दो देश जहां पर जेन जी युवाओं ने यानी कि 1997 के बाद पैदा हुए युवाओं ने सरकारें पलट दी हैं और उन सरकारों के पलटने का अभी भी क्रम बदस्तूर जारी है। ऐसे में क्या भारत में भी आने वाले समय में जैन जी सरकार से त्रस्त होकर, परेशान होकर के सरकार को बदलने का प्रयास करेगा? आज के सेशन में इस बात का विश्लेषण होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैन जी इस समय ट्रेंड में है। और आज के सेशन में जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल के बाद में और कहां-कहां सत्ता परिवर्तन किया इन आज के युवाओं ने, जो इंटरनेट के काल में पैदा हुए, जो सरकारों को यूं ही चुटकी भर में पलट दे रहे हैं। सरकार से थोड़ी-सी नाराजगी होती है, सरकार के ही रास्ते बंद कर देते हैं। परिणाम स्वरूप इस भूतिया सी तस्वीर को लेकर के एक प्रोटेस्ट शुरू होता है और सरकारें गिर जाती हैं। जब सरकारें गिरती हैं, तो लोगों को इनका एक क्रोनोलॉजी याद आता है कि यार पहले बांग्लादेश गया, फिर नेपाल गया, फिर मेडागास्कर गया, फिर पेरू गया। ये जो सीरीज याद आती है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले यानी कि आज से लगभग 15 साल पहले अरब स्प्रिंग के नाम पर भी ऐसे ही कई जगह पर देश की सत्ताएं बदल गई थी। ऐसे में क्या ये अरब स्प्रिंग की तरह जैनजी आने वाले समय में जगह बड़ा बड़ी बना लेगा? इसका विश्लेषण आज के सेशन में होगा, क्योंकि फिलहाल हेडलाइन जैनजीज प्रोटेस्ट की है, जो वर्ल्ड वाइड चलने शुरू हो गए हैं। और जब भारत की बात हो तो अपोजिशन द्वारा भी अपने कई बार पोस्ट में, चाहे लद्दाख का प्रोटेस्ट हो या फिर किसी जगह रोजगार के लिए सड़क पर उतरे हुए छात्र, वहां पर अपोजिशन सामान्यतया जैन जी शब्द का उपयोग करते दिख रहा है, लोगों को यह मोटिवेशन देने के लिए कि देखिए, जैन जी त्रस्त होगा तो वो सत्ता पलट देगा। तो आज के सेशन में आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दिवाली की पूर्व संध्या, धनतेरस की पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस धनतेरस पर अपने लिए अगर आप पढ़ाई से संबंधित कुछ खरीदना चाहते हैं या हमारी पुस्तकें लेना चाहते हैं, तो बेहतरीन ऑफर चल रहा है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जहां पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस फाउंडेशन के ये जो किताबें हैं, ये आपको हमारे कोर्सेज के साथ दी जा रही हैं। साथ ही साथ बातें बाजार की पर, जहां से आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस पर भी बेहतरीन ऑफर जारी है। आप जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। दोनों एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश आप सभी को ध्यान होगा, जहां पर शेख हसीना की सरकार लगातार चौथी बार सरकार चल रही थी। बढ़िया से सब कुछ चल रहा था, लेकिन इनके किसी एक फैसले के विरोध में, जिसमें इन्होंने रिजर्वेशन देने की बात की थी, जिसमें कि इनके जो स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल लोग थे, उनको कुछ कोटा के अंदर पर रिजर्वेशन देने की बात की थी, उससे एक चिंगारी भड़की। उसके बाद स्टूडेंट्स उनसे नाराज हुए और उन स्टूडेंट्स ने कुछ ही समय के भीतर भीतर इनकी संसद पर कब्जा कर लिया। कुछ इस तरह की तस्वीरें आप सबने देखी थी। तस्वीरें बहुत शर्मनाक भी थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को रातों रात यहां से छोड़कर निकलना पड़ा। यूथ यहां पर चेहरा बने और चेहरा बनकर के इन्होंने सरकार का एक अल्टरनेटिव प्रस्तुत किया कि अब ये नया बांग्लादेश है और युवा यहां का फैसला लेगा। कई युवाओं ने अपने कार्यकारी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर के शपथ ली। शपथ के बाद में हालांकि परिणाम दिखने लगे कि ग्रोथ रेट इनकी गिर गई, जो पहले शेख हसीना के टाइम पर बढ़िया चल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है, वो 9 लाख तक पहुंच गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारत के अंदर के समाचार पत्रों ने बांग्लादेश जाकर जब सर्वे किया, तो प्राप्त हुआ कि विद्यार्थी जो हैं, जिन्होंने जैनजी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि वो इस प्रोटेस्ट से, जो नई सरकार निकल कर आई है जैनजी की, उससे फिलहाल खुश नहीं है। वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अलग होगा, पुरानी सरकार से बेहतर होगा। बाद में पता चलता है कि ये सारे किए धरे के पीछे अमेरिका था और वो अमेरिका डोनाल्ड लू के साथ मिलकर के कुछ सेटिंग बिठा रहा था। यहाँ पर कुछ आइलैंड लेने की बात थी और ये आज का जेन ज़ी वहाँ रियलाइज़ करता है कि पश्चिम की तरफ इन्क्लाइंड हमने सरकार बना ली, जो कि वेस्टर्न आदेशों की पालना में काम कर रही है। वेस्टर्न आदेश ही धीरे-धीरे अमेरिकी प्लॉट को समझाने में कामयाब हुए। खैर, जैसे बांग्लादेश में जो घटना घटी, उसके बाद में यूथ के अंदर लगभग एक तरह का मोटिवेशन आया। लगभग वैसा ही मोटिवेशन हमारे पड़ोसी एक और देश नेपाल में भी देखा गया। नेपाल में आपने देखा कि सोशल मीडिया बैन से जो चिंगारी उत्पन्न हुई थी, वो चिंगारी धीरे-धीरे सरकार और सरकार के अंदर जो नेपो किड्स हैं, यानी सरकार के जो सरकार में जो नेता हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो सुख-सुविधा है, उससे करप्शन की बू आई और उस करप्शन की बू पर विद्यार्थी हों या फिर नए युवा हों, वो खफ़ा हुए और उन्होंने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए। परिणाम क्या निकला? सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा। जैन जी ने अपनी तरफ से नई सरकार का गठन किया, नई सरकार में नए प्रधानमंत्री बनकर आए, नए प्रधानमंत्री को यूथ ने अपनी तरफ से शपथ दिलवाई और इस बार जैन जी खुद सत्ता में शामिल ना होकर के कई सीनियर जो राजनेता हैं, उनको सरकार में लेकर आए और कहा कि फिर से इलेक्शन करवाइएगा, तब तक आप लोग सरकार चलाते रहिए। खैर,
नेपाल में जो हुआ वो आपने देखा, बांग्लादेश में जो हुआ वो आपने देखा। अब ऐसा ही एक और काम हुआ है फिलहाल मेडागास्कर के अंदर। मेडागास्कर अफ्रीकी आइलैंड है, लगभग 3.5 करोड़ की यहाँ पॉपुलेशन है। इंडियन ओशियन में कहिए तो सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री मेडागास्कर ही है। इस मेडागास्कर आइलैंड में हाल ही में जैन जी का प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट में बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें फिर दिखाई पड़ती हैं। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सेना को आदेश दे दिया जाता है, लेकिन सेना प्रोटेस्टर्स के साथ मिल जाती है और उनकी हिफाजत करने लगती है। तस्वीरें सामने निकल कर आती है। परिणाम स्वरूप मेडागास्कर के प्रेसिडेंट को भागकर फ्रांस में शरण लेनी पड़ती है। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट हटते हैं। मेडागास्कर का जो जेनजी है वो एंड्री राजो एलिना को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है देश, और वो छोड़ करके दूसरे सेफ स्थान पर चले जाते हैं और यहां पर सत्ता पे छात्रों का नियंत्रण हो जाता है। वो सेना के ही एक कर्नल को राष्ट्राध्यक्ष बना देते हैं। सेना साथ मिलकर के यहां पर शासन में आती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना प्रोटेस्टर्स के साथ है। सेना के बख्तरबंद वाहनों पर प्रोटेस्टर्स चल के जा रहे हैं और एक ऐसे ही कर्नल माइकल को ये अपने यहाँ का अभी फिलहाल के लिए राष्ट्रपति बना देते हैं। यानी कि कुछ ही दिनों के भीतर भीतर, मुश्किल से 7 से 10 दिन के भीतर प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट के बाद सत्ता परिवर्तित, और परिवर्तित होने के बाद नया राष्ट्रपति बनकर आ जाता है। अफ्रीका में आपने, एशिया में आपने सुना, अफ्रीका में आपने सुना, अब दक्षिण अमेरिका में चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू, वहां पर भी जैन जी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। यहां पर पेरू के अंदर जो कांग्रेस लीडर जॉस जेरी हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में 10 अक्टूबर को शपथ ली। 7 दिन उनके प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के हुए। उनके शपथ में या फिर कहिए इलेक्शन में धांधली के खिलाफ फिर से ये तस्वीर दिखाई पड़ती है। ये तस्वीर जैनजियों के द्वारा फिलहाल अपने द्वारा एक साइन बोर्ड के रूप में यूज की जा रही है कि हाँ भाई, ये जैन जी का आंदोलन है। ये जो भूतिया सी तस्वीर आपको दिख रही है, इसका किसी कार्टून से कनेक्शन है, जापानी कार्टून से, जिसमें कि मतलब कहीं भी कुछ गलत होता है तो इस कार्टून के जो किरदार हैं या फिर इस तरह की तस्वीरों के साथ किरदार कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं, कुछ वैसा है। तो यहां पर जैन जी यहां पर भी एक्टिवेट होता है। सरकार के खिलाफ 7 दिन में सरकार को पलटाने का काम ले लेता है। जैन जी कार्यकर्ता यहां आते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं, जेरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहां पर युवाओं की मांग यही थी कि भैया, सरकार कह रही है कि सभी के लिए, जितने भी पेरू के रहने वाले लोग हैं, उन्हें मैंडेटरी पेंशन लेनी होगी। और पेंशन का तरीका यह है कि पहले उन्हें यूथ रहते समय अपने पास से कुछ पैसा कुछ संस्थाओं को जमा कराना होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो कुछ अंश आपको अपनी सैलरी में से जमा कराना पड़ता है सरकार के किसी विभाग में, जहां पैसा जमा होता है, फिर वो बाद में सरकार की तरफ से मिले ब्याज से बढ़कर थोड़ा ज्यादा दिखता है और आपकी नौकरी पूरी होने के बाद वो पेंशन में मिलकर चला आता है। इस तरह से यहाँ की सरकार ने हर व्यक्ति को मैंडेटरी कर दिया है, फिर चाहे वो नौकरी में हो या बेरोजगार हो, कि सबको सरकार के द्वारा नामित कुछ कंपनियों को पैसा देना होगा ताकि सरकार आपके रिटायर होने के बाद में आपको पेंशन दे सके। बोले सर, जब नौकरी ही नहीं है तो रिटायर कहां से होंगे? सरकार ने ये जो जबरन रिटायरमेंट के नाम पर पैसा कलेक्ट करना शुरू किया है, इसे जैन जी ने उगाई माना। बोले ये कुछ भी नहीं है, सरकार की जबरन उगाई का तरीका है, इतना भ्रष्टाचार है, पैसा उगाकर कंपनियां भाग जाएंगी। इस बात से लोगों को जबरन वसूली का डर लगता है। युवाओं ने कहा पहले नौकरी तो तब जाके पेंशन की बात करना। पेंशन प्रदाता संस्थाएं जितनी भी आपने बना दी हैं, वहां पारदर्शिता की बेहद कमी है। इसलिए हम नहीं चाहते कि आपके कुछ इस तरह के हुक्म आए। परिणाम स्वरूप पेरू को अपनी तरफ से इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। ये आज की खबर आप लोग यहां पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर के आपने अभी-अभी में 4 देशों का ज़िक्र सुन लिया। आपने नेपाल सुन लिया, आपने मेडागास्कर, बांग्लादेश और पेरू के बारे में ज़िक्र सुन लिया। ये जेन जी प्रोटेस्ट जहां सत्ता बदल दिया वहां तो 4 देश हैं, लेकिन ऐसे ही प्रोटेस्ट दुनिया भर में और भी जगह चल रहे हैं। जिनमें से केन्या को देख सकते हैं, फिलीपींस को देख सकते हैं, टाइमोर लेस्टे को देख सकते हैं, इंडोनेशिया को देख सकते हैं। यहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन्हीं प्रोटेस्ट में कुछ कॉमन कॉमन फीचर हैं। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें इग्नाइट होती हैं, धीरे-धीरे लोगों तक पहुंचना शुरू होती हैं। युवाओं का जो प्रतीक बना हुआ है यहाँ पर, ये जो वन पीस कैरेक्टर, इसका नाम असल में लूफी है। ये लूफी एक खोपड़ी वाली टोपी का निशान है, जो कि लूफी की पहचान है। एक छात्र नेता लियोनार्डो मुन्योस के अनुसार जहां-जहां भ्रष्ट और तानाशाही शासक हैं, वहां पर जनता को ये आजाद कराता है। ये एक जापान की मशहूर कॉमिक्स है और एनीमे सीरीज है, वहां से इसे लिया गया है। वन पीस नाम की एक एनीमे सीरीज है, वहां से इसे लिया गया है। और ये लूफी का किरदार जो इन दिनों जो मतलब इसका प्रतीक बना हुआ है, जैन जी का प्रतीक बना हुआ है। फिलहाल जेन जी प्रोटेस्टर्स की एक ग्लोबल वेव चल रही है, जिसके अंतर्गत लोग अपनी तरफ से जब-जब सरकार से खिलाफत करना चाहते हैं, इस तरह से एकत्रित होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू किसी मुद्दे को उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, सरकार के ज़रूरी कामों को रोकते हैं, सरकार को मजबूरन पद छोड़कर निकलना पड़ता है।
ऐसा ही एक बार वर्ष 2010 में हुआ था अरब स्प्रिंग के नाम से। अरब स्प्रिंग, अरब भाषा बोलने वाले जो अरेबिक देश हैं, जिनमें कुछ देश अरब के, अफ्रीका के भी हैं और कुछ देश मिडल ईस्ट के भी हैं। यहाँ पर अरबी भाषा बोलने वाले देशों में ट्यूनीशिया नामक देश से एक आंदोलन शुरू होता है। ट्यूनीशिया नामक देश के अंदर एक आंदोलन शुरू होता है और उस आंदोलन में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए लोगों ने इस तरह से सरकारों को ही पलटना शुरू कर दिया था। अरब स्प्रिंग के बाद में ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और यमन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया था। लेकिन मोरक्को, अल्जीरिया, सूडान, साउथ सूडान, जॉर्डन, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत, यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इन प्रदर्शनों में लगभग एक जैसी समानता थी। समानता केवल इतनी कि यहां पर लोग सरकार से त्रस्त थे और उन्हें लोकतंत्र के समर्थन में हटाना चाहते थे। मिडिल ईस्ट के तो बहुत सारे देश आज भी ऐसे हैं जो राजशाही से चलते हैं, फिर चाहे सऊदी हो, ओमान हो, बहरीन हो, कुवैत हो या फिर यूएई हो, ये सभी वो देश हैं जहां पर राजशाही चलती है और राजशाही के खिलाफ लोकतंत्र की मांग को लेकर के जनता सड़कों पर थी। परिणाम ये निकला कि मिस्र, यमन, सीरिया और ट्यूनीशिया के अंदर सरकार बदल गई। लहर की शुरुआत एक मोहम्मद बोईजीजी नामक ट्यूनीशियाई स्ट्रीट वेंडर की वजह से हुई, जिसने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। उसके परिणाम स्वरूप एक चिंगारी पनपी और लोगों के अंदर मोटिवेशन आया। हजारों की संख्या में लोग देशों के अंदर सड़कों पर आना शुरू हुए। सरकार को अपने खिलाफ होते हुए इस प्रोटेस्ट को संभालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं सूझा। परिणाम स्वरूप सरकारें बदलना शुरू हुई। ट्यूनीशिया में बदली, मिस्र में बदली, बहरीन में बदली, सीरिया में बदली, तमाम जगहों पर सरकारों में परिवर्तन देखने को मिला। अरब स्प्रिंग का परिणाम यह निकला कि बहुत सारी जगह पर अराजकता की स्थिति बनी, बहुत सी जगह पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, बड़ी संख्या में जो लोग परेशान थे वो शरणार्थी बनकर एक जगह से दूसरी जगह गए और फिर वर्ग संघर्ष और धार्मिक कट्टरता बढ़ना शुरू हुई। परिणाम स्वरूप अरब स्प्रिंग पर काफी ज्यादा रिसर्च हुई और कहा गया कि ये एक माहौल के थ्रू जो सत्ता बदली, इसके खिलाफ में जो पुराने लोग थे सत्ताधारी, उन्होंने इनका मिसयूज खूब किया। हमने इसके बारे में हालांकि डिटेल में अपने वेबसाइट अंकित इंस्पायर इंडिया पर पहले भी कंटेंट शेयर किया हुआ है। अब सवाल यह है कि ये करने वाले जो जेनजीज हैं, ये आते कहां से हैं? असल मायने में ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में तकनीकी को आते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 8 सेकंड का अपना एक तरह से कहिए तो अटेंशन स्पैन रखा हुआ है। बहुत कम समय तक ये चीजें देख पाते हैं। ये रील देखने वाले युवा हैं। कहा जाए तो 1997 से 2012 के बीच में जो युवा पैदा हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर इतनी देर से तो हम आपको सुन रहे हैं, अटेंशन स्पैन कम कहाँ है? अटेंशन स्पैन का मतलब है आप फोकस्ड होकर के इस पूरे सेशन में कितनी देर रहे। आप सब जेनजी नहीं हो सकते और सबके अंदर एक जैसा थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, एक एवरेज आउट करने का तरीका है। माना जाता है कि जो 97 से पहले के लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट को बहुत बाद में फील किया, उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा ज्यादा है। 12 सेकंड तक वो किसी बात को लगातार सुन पाते हैं। इन जेनजीज के पास 99% के पास मोबाइल फोन होता है। सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव होते हैं, एआई का इस्तेमाल जानते हैं। मतलब ये एक तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग हैं और इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोगों के अंदर वित्तीय एंजाइटी है। मतलब फाइनेंसेस को लेकर के एक अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि इनके पास नौकरियां नहीं है, महंगाई को देख रहे हैं, कर्जे को देख रहे हैं और इनको ये अच्छे से समझ में आता है कि अच्छी हेल्थ होना अच्छी बात है। साथ ही साथ में परिवार, पैसा और पार्टनर के रिश्ते को ये सफलता मानते हैं। तो कुल मिलाकर जो जेनजी यूथ है ना, वो अपने तरीके से समाज को देखता है। कुछ अच्छे ट्रेंड्स जैसे नेपाल के अंदर नेपो ट्रेड चला था, नेपो किड्स चला था, फ्री यूथ करके थाईलैंड में इन लोगों ने चलाया, सेव म्यांमार करके म्यांमार में चलाया। कुल मिलाकर के जेनजीज अपने तरीके से परेशानियों को देखते हैं, सोशल मीडिया को अपनी तरफ से बात समझाने का तरीका बनाते हैं, समस्याओं के समाधान में ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं, बोरिंग काम नहीं करना चाहते। और तो और जेनजीज हर बात को किसी सवाल की तरह लेते हैं और कुल कुल मिलाकर के बातों में बदलाव को पसंद करते हैं कि अगर चेंज होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। जब इस तरह की बात आती है तो आप ऐसी बहुत सी चीजें भारत में भी होती हुई देखते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हाल ही के समय पर हुए छात्र प्रोटेस्ट भी देखे होंगे, जब छात्रों ने सरकार के सामने कुछ ट्रेंड्स चलाए, सरकार के अंदर हुए भ्रष्टाचार पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बहुत से राज्यों में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, यूथ बड़ी संख्या में परेशान है। ऐसे में क्या वो सभी मिलकर के एक साथ सिस्टम के खिलाफ एकत्रित होकर के कुछ ऐसा स्टेप उठा सकते हैं? बड़ा सवाल है। ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि सत्ता के खिलाफ अपोजिशन जब भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें इस जैन जी शब्द को डाल रहा है। जैसे राहुल गांधी जी की एक पोस्ट देखिए जिसमें वो कहते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जैन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो कुल मिलाकर जब अपोजिशन का सपोर्ट है, तो ऐसे में यूथ कभी सड़कों पर अगर आता है तो उन्हें एक पॉलिटिकल पैट्रनेज भी मिलेगा कि हाँ चलिए साहब हमारे साथ में विपक्ष खड़ा है,
तो हमारी बात को मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ में हो सकता है कि सरकार के खिलाफ इनके अनुभव जो हैं वो हमारे लिए काम के हों। कुल मिलाकर के सत्ता परिवर्तन में जेन ज़ीज़ को इन दिनों एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यूथ को एकत्रित करने के लिए एक क्लब के रूप में इसको देखा जा रहा है, ठीक है? अब सवाल इसी तरह से जब भारत के अंदर लद्दाख में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे, तो जेन ज़ी शब्द का इस्तेमाल हुआ था कि वहाँ पर लद्दाख में ऐसा हो रहा है। भारत का विशेष रूप से जो उत्तर भारत वाला एरिया है, वो सबसे ज़्यादा जैन ज़ी पॉपुलेशन रखता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये वो क्षेत्र हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैन ज़ीज़ हैं। ऐसे में देश के अंदर जो पर्सिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो महँगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, धीरे-धीरे लोगों को जो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, पॉलिटिकली हम बहुत ज़्यादा पोलराइज़्ड हो रहे हैं। सोशल मीडिया भी कहीं न कहीं यहाँ पर हमको ड्रेन कर रहा है, कहीं इनसे प्रभावित होकर के क्या हमारे देश में जेन ज़ी इस तरह के कदम उठा सकता है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। ख़ैर, फिलहाल के लिए तो हम यही मानते हैं कि देश के अंदर डिजिटली जो स्किल्ड वर्कफ़ोर्स है, वो आने वाले समय में देश के अंदर पॉलिटिकल एंगेजमेंट को बढ़ाएगा, कल्चरल वैल्यूज़ को इवॉल्व करेगा और सोशल कॉन्शसनेस की तरफ वो बढ़ेगा। ऐसे में देश के अंदर अपॉर्च्युनिटी भी है जेन ज़ी, तो देश के लिए एक अपने आप में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक तरह का विकल्प भी है जेन ज़ी। अगर हमारा यूथ सही दिशा में रह कर के काम किया तो हो सकता है बहुत सारे स्टार्टअप्स को खड़ा करे, हो सकता है कि वो सत्ता में अपनी सक्रिय भागीदारी दे। सरकार के अंदर अनरेस्ट पैदा करने से बेहतर है सरकार के साथ मिलकर के या फिर सरकार के अल्टरनेट में किसी राजनीतिक दल को जॉइन करके वो इस तरह के काम करे ताकि देश में अशांति ना हो। अशांति या अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो और वो सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदार बने और देश के अंदर देश निर्माण में पार्टिसिपेट करे। खैर, जो भी होगा वो सब देखने योग्य होगा, लेकिन हाँ, चूंकि ये चर्चा का विषय था, तो हमने अपने रेफरेंस में इसको समझने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए मानना यह है कि जेन जी की इस वजह से 2 ट्रिलियन तक स्पेंडिंग बढ़ जाएगी देश की 2035 तक, यानी खर्च जो है ना वो जेन जी बहुत ज़्यादा करेगा। 70% जेन जी जो है वो एआई और एआर ड्रिवन हो रहा है एवरीडे लाइफ में। लगातार 78% जो जेन जी प्रोफेशन है इंडिया के अंदर वो एआई के अंदर तलाश रहा है। तो ऐसे में भारत का जो युवा है वो केवल प्रोटेस्ट की राजनीति नहीं अपितु राजनीति के अंदर एआई ला सकता है, राजनीति के अंदर नवाचार ला सकता है, ऐसी अपेक्षाएँ की जाती हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दिवाली ऑफर्स हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उनका लाभ अवश्य लीजिएगा। धनतेरस पर ज़रूर कुछ ऐसा परचेज़ कीजिए जिससे धन भविष्य में और अच्छे से आए। धन्यवाद।